हम जो है वो संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। और संविधान पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैंने जो है आपको संविधान में आपको 1773 के ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो पढ़ा दिया है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 1858 के ताज के शासन, ये ताज का शासन जो है वो 1947 तक आपका चला। और इस तरीके से मैंने आपको आगे पढ़ाकर जो है वो 1909 के एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। और आज की चर्चा का जो विषय है वो है 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और हमें पढ़ना है 1905 से लेकर 1919 तक उग्र राष्ट्रवादियों का उदय। उग्र राष्ट्रवादियों का उदय दरअसल हमको ये देखना है, ये हमारी चर्चा का आज विषय रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक बात। चलिए तो जैसा आप सबको विदित है, हम जो है ना अब हम चर्चा शुरू कर देते हैं 1919 के अधिनियम पर या 1919 के एक्ट पर। इस एक्ट को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक बात है। अब ये जो अधिनियम है इसका नामकरण ऐसे हुआ, ये जो लॉर्ड मॉन्टेग थे आपके, लॉर्ड मॉन्टेग आपके उस समय पर भारत सचिव का पद संभाल रहे थे ब्रिटेन में, ठीक बात है। और ये जो आपके चेम्सफोर्ड है, ये चेम्सफोर्ड आपके भारत में वायसराय का पद संभाल रहे हैं, ठीक बात। तो जैसा कि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं वो वायसराय का पद भारत में संभाल रहे हैं उस समय पर। और 1919 में एक्ट लाया जा रहा है और 1921 में ये भारत में जो है वो लागू किया जा रहा है। अब चूँकि इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पे हम ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भारत में क्या की द्विसदनात्मक जो है व्यवस्था को लागू किया। ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी आपकी, ये दो टाइप से थी। एक थी आपकी जिसे हम बोलते थे क्या, इसे हम बोलते हैं, एक थी तुम्हारी केंद्रीय परिषद, और एक इसमें आपकी हुई जिसको हम बोलते थे, एक थी आपकी केंद्रीय परिषद और एक थी आपकी राज्य परिषद, ठीक बात है। ये दोनों हुई। अब ये दोनों जब व्यवस्थाएं आई आपकी, और ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है वो पहली बार जब ये अधिनियम लागू किया जा रहा है, और भारत में दरअसल क्या है, पहली बार जो है वो इस तरीके की कोई इस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट बन रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रिटेन से उठाकर हम इसको ला रहे हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद को या केंद्रीय परिषद को भी हमने दो पार्ट में बांटा। एक हमने बांटा इसको लोकसभा में और एक हमने इसको बांटा राज्यसभा में। और पहली बार दरअसल क्या हो रहा है, ये लोकसभा और राज्यसभा का जो है वो अधिनियम में बात कही जा रही है। और इसमें दरअसल हो क्या रहा है, इनमें जो भी निर्वाचित हो रहे हैं सदस्य आपके, वो आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्य पहुंचाए जा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन को जब आप समझेंगे तो केवल ये मान लीजिए कि मान के चलो कोई राज्य की कार्यपालिका थी, वहाँ पर कोई एक बड़ा व्यक्ति था जो वहाँ के लोगों का प्रतिनिधि था, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उस व्यक्ति को दरअसल उठाकर हम दरअसल केंद्रीय और राज्य परिषद में भिजा देते थे। तो जब इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में पहली बार आ रही है, और भारत में दरअसल क्या हो रहा है कि अब जो है वो जनता को बजट पर सत्ताधारियों से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो रहा है, और सब सत्ताधारियों पे से प्रश्न पूछने का अधिकार भारत के लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की परिवर्तन जो है इस एक्ट के माध्यम से भारत में किए जा रहे हैं। और जब द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई तो हमने क्या किया, केंद्रों में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। और द्वैध शासन जो प्रणाली अपनाई, हमने क्या किया, उस द्वैध शासन प्रणाली में दो विषय रखे। एक रखे हमने कौन से, जिसको हमने बोले आरक्षित विषय, ठीक बात है, आरक्षित विषय। और एक बोला हमने जिसको हमने बोला हस्तांतरित विषय। यहाँ तक की चीज़ें आप सबको क्लियर होती चली रही होंगी। आरक्षित विषय का मतलब ये और होता है, जैसे मान के चलो जैसे आपका हो गया आय, कर, भूमि, है ना, वित्त,
ये जो थे ना, ये थे आरक्षित विषय। इन पर जो है थे नियम बनाने का काम था केंद्र की कार्यपालिका को। हस्तांतरित विषय जैसे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, और इसी में एक था जिसको हम बोलते थे स्थानीय स्वशासन। और अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मैंने केवल एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको इतने बताया, ये लगभग 30 से 35 इनके विषय थे जो केंद्र में थे और आपके द्वैध शासन प्रणाली में आरक्षित विषय थे। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर एक बार और कर देते हैं कि जब 1919 में भारत में जो है वो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू किया जा रहा है। लॉर्ड मांटेग्यू भारत सचिव का पद दरअसल इंग्लैंड में संभाल रहे हैं और भारत की ओर से अपना प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो लॉर्ड ये जो आपके चेम्सफोर्ड हैं वो वाइसराय का पद संभाल रहे हैं। और इस तरीके से जब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे तो यहाँ तक केंद्रीय और नाम और 1931 में लागू हो चुका है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल हम जिस दौर में चल रहे हैं वो दौर पूरी की पूरी ब्रिटिश सत्ता का दौर चल रहा है और जो दौर हमने दे रहा है वो बहुत संघर्ष का दौर है। तो चर्चा इसमें आगे बढ़ाएंगे हम कि जब ब्रिटेन से ये बनकर आया हुआ है, हमने इसमें एक दो चीज़ें और। ये जो कानून था, इस कानून में भारत सचिव को हमने क्या एक अधिकार दिया कि वो भारत में जो है वो एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक बात है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है वो पहली बार जो है 1919 के एक्ट में आया। अब थोड़ा सा अपन इसको, ये तो मैंने बैकग्राउंड बता रहा था, आप थोड़ा भारतीय संविधान में देख लीजिए कि भारतीय संविधान में दरअसल क्या वर्णन मिलता है ये इस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक बात है, चलिए। जब आप भारत में जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बाद आप जानेंगे तो आप ये देख पाएंगे आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151, मतलब जब भाग 5 जब हम संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं तो उसमें जो आते हैं आता है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक बात है। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ये सार्वजनिक धन का क्या होता है, जो सार्वजनिक आपका धन रहता है ना, उसका क्या करता है, उसकी रक्षा करने का काम करता है। मतलब जो सार्वजनिक धन है उसका लेखा जोखा रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना लेखा जोखा का काम करता है, कि लेखा जोखा रखता है कि भाई कितना खर्च हुआ, सरकार ने कितना चुनाव पे पैसा बर्बाद किया, सरकार ने कैसी नीतियां बनाई, और फिर जो होता है वो संसद के दोनों पटल पर जो है अपनी रिपोर्ट को रखता है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से फिर जो है नेता सत्ताधारी दल से दरअसल प्रश्न पूछती है कि देखिए आपने दरअसल 5 वर्ष के अपने शासनकाल में आपने जो इतना पैसा है ना यहाँ बर्बाद किया। ठीक, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति इसकी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यदि हम देख पाएँ तो। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का क्या होता है, स्वामी या सार्वजनिक धन का स्वामी, तो मैंने बता चुका हूँ आपको पहले। अवधि जो होती है वो होती है तुम्हारी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, 2 में से जो कुछ भी हो जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। ठीक बात है, लगभग इसको कुछ बोलने का भी अधिकार रहता है। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो था वो पहली बार इसी एक्ट में आया। तो थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको यहाँ पे कर दी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे कि 1919 का एक्ट जब आया तो इसने क्या हुआ, सांप्रदायिकता को बढ़ाया। अब जब सांप्रदायिकता को इसने बढ़ाया, जैसा कि मैंने आपको 1909 के जो एक्ट था उसको बोला गया था पृथक निर्वाचन का स्वामी। और वो पृथक निर्वाचन को इधर पर क्या मिला, बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला, ध्यान दीजिए। अभी तक हमने मुस्लिमों को अधिकार दिए थे, अब हमने क्या किया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इन सबको क्या किया हमने, पृथक निर्वाचन का हमने जो है पृथक निर्वाचन दे डाला कि अब आपके जो नेता होंगे या आपके जो भाई नेता होंगे या आपके जो भी लीडर होगा उनका चुनाव आप करेंगे। और ये सब के सब क्या थे, भारत में अल्पसंख्यक थे, मुट्ठी भर लोग थे। इसने जो था वो सांप्रदायिकता भारत में बढ़ाई।
और सांप्रदायिकता जब भारत में बढ़ी तो भारत में जो है वो ब्रिटिश सत्ता थोड़ी सी डगमगाने लगी। चूँकि इंग्लैंड या ब्रिटिशों का भारत में केवल और केवल, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर भारत में अंग्रेज आए थे तो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन उन्हें रास्ता जो उनको ऐसा साफ मिला जब भारत की 1757 की प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध में जो गद्दारी की बात आती है, और उस समय जब रॉबर्ट क्लाइव जैसे व्यक्ति मुट्ठी भर सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला की सेना से लड़ाई कर रही है, और सिराजुद्दौला की लड़ाई में मीर जाफर जो धोखाधड़ी कर रहा है, और उस धोखाधड़ी के कारण जो है वो टैक्स और बहुत सारी बंगाल में जो है वो फैक्ट्रियां और न जाने फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है पूरे दीवानी अधिकार दरअसल ब्रिटेन को मिल रहे हैं। और उसके बाद सब 1757 से लगातार जो उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट उन्होंने पास करते गए, और अपनी पकड़ को उन्होंने इतना मजबूत कर लिया था कि जब 1919 के एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब भारत में आया, तो अधिनियम ने भारत में जो है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, और इस तरीके से भारत में जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति जो है यहाँ पर लागू होती हुई हमें दिखाई दी। खैर, बहरहाल चर्चा का विषय, मुद्दा हमारा ये है, चर्चा का विषय हमारा है कि हम जो है 1919 के एक्ट पर थोड़ी और चर्चा करें। जो हमारे PCS हो, हमारे UPSC हो, या हमारे कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स हों, उनके क्वेश्चनों का स्तर हम चर्चा करेंगे। ठीक बात है। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ पा रहे होगी ये सांप्रदायिकता को उसने बढ़ावा दिया। अब इस एक्ट में एक बात और रखी गई, इस एक्ट में एक बात और रखी गई है कि आपको जो है वो 1926 में जो है वो लोक सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। 1919 में जो है वो लोक सेवा आयोग का गठन दरअसल किया जा रहा है, और ये वही है जिसे आप बोलते हो UPSC, या आपको देख पाते हो उसी को बोला जा है अभी संघ लोक सेवा आयोग। अब ब्रिटेन के संघ लोक सेवा आयोग, अब आप लोग दरअसल ये सोच सकते हो कि उस समय जब जरा पहली बार दरअसल चाइना ऐसा देश था जो परीक्षाओं के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर जो था वो अधिकारियों को जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुनकर जो था बैठाता था। उसी प्रणाली को इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी जो बड़े बड़े पद थे, चाहे वो गवर्नर का हो, वाइसराय का हो, सचिव हो, महालेखा परीक्षक हो, कैग हो, राज्यसभा सचिव हो, उप सचिव हो, ये सारे के सारे पद जो थे अब जो है वो संघ लोक सेवा आयोग दरअसल या राज्य लोक सेवा आयोग दरअसल क्या करेगा यहाँ पर निर्धारित। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान के आर्टिकल 315, संविधान के अनुच्छेद 315, ये संविधान के अनुच्छेद 315 में दरअसल आपको भारत में जो है वो केंद्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग में मिलेगा, और इसी का एक सब मिलता है जो जिसको हम बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, उसका भी वर्णन मिलता है, जो भारत में क्या करेगा, उच्च पदों पर आसीन करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ये जो लोक सेवा आयोग है आपका, ये 2 से 3 टाइप की भर्तियां दरअसल आयोजन कराता है, जिसमें एक होता है आपका IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या इसको बोला जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक बात है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करता है। और एक आपका रहता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा। अब भारतीय विदेश सेवा में होता क्या है, अब ये जो प्रशासनिक सेवा है इसमें आपके कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM, सब SDM, तहसीलदार, नीचे वाले जो पद आते हैं आपके, या ग्रुप ए की जो भी जॉब्स रहती हैं वो पूरी की पूरी आपके इस IAS में आ जाती हैं। और एक रहता है आपका जिसको आप बोलते हो IPS, या इसको बोलते हो आप भारतीय पुलिस सेवा, ये इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 315 दरअसल ये कहता है कि भारत में दरअसल एक लोक सेवा आयोग होगा, और इस लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो 1919 के भारतीय अधिनियम, या जिसको हम बोल रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उदार अधिनियम के माध्यम से दरअसल भारत में स्थापित कर दिया गया है। ये जो मैंने बताया ये वर्तमान में था, उसके पहले तक सत्येंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे आपके सुभाष बाबू हों,
या बड़े बड़े जो नेता जिन्होंने क्रांतिकारी रहे वो ब्रिटेन से पढ़कर आए, लंदन से पढ़ाई करके आए। और पहले जब होता था वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने हमें दरअसल लंदन जाना पड़ता था। फिर इसके बाद जो है वो भारत में आए और फिर यहाँ से दरअसल हमारे चालू हो रही हैं कि इसके पहले तक जो था वो हमको इंग्लैंड में दरअसल पेपर देने जाना पड़ता था। और तब भी भारत के लोग दरअसल वहाँ भी अपनी योग्यता को बताते थे कि दरअसल देखिए हम भी किसी से कम नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल यदि आप दरअसल 1919 देखिए, यदि आप वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्ट ज़रूरी है, लेकिन यदि आप बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप बड़े एग्ज़ाम की हैं तो फैक्ट पे बात ना होकर आपकी गतिविधियां या कार्य प्रणाली पर होता है कि सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ तो द्विसदनात्मक, इसमें क्या हुआ तो द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में लागू हुई। और द्विसदनात्मक व्यवस्था में भारत में पहली बार क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा का आपका पद आया। दूसरी चीज़ क्या हुई तो इसने क्या किया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और सिखों, अंग्रेज, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी इन सबको अलग अलग निर्वाचन किया। एक चीज़ इसमें हुई कि भाई लोक सेवा का हमने क्या किया, गठन किया। और एक चीज़ मुख्य हुई कि भाई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हमने क्या किया, नियुक्ति कर डाली। और कुछ विषय हमने रखे इसमें जो आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे, वित्त विभाग, रक्षा प्रणाली, इस तरीके की चीज़ें। और हमने क्या किया इसमें, एक चीज़ और हमने की कि भाई इस वाले एक्ट के माध्यम से हमने दरअसल क्या किया, पहली बार जनता को बजट पर जो है वो बोलने पे मजबूर किया या बोलने पे प्रश्न पूछने दिया। तो ये बेसिक सी चीज़ें थीं जो लगभग यदि आपको 1919 का एक्ट दरअसल आता है तो इनसे आपके प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएंगे। डेट मैंने आपको बता दी है, समय वही चल रहा है 19वीं शताब्दी का। तो अब जो है यहाँ पे जाकर हमारी जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को, जैसा मैंने बता दिया है। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं भाई, थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा अब इसी पे रिलेटेड करते हुए हम एक चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं हल्की सी, क्योंकि यहीं पर वो समय चल रहा है, यही समय आपका चल रहा है जब भारत की स्थितियों पे दरअसल हम जब आधुनिक भारत पे दरअसल हम जब बात करते हैं तो ये जो आधुनिक भारत का समय चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका 1905 से लेकर 1919 का जब जो समय हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत में तो उसको बोला जाता है आपका उग्र राष्ट्रवादियों का उदय। उग्र राष्ट्रवादियों का उदय। अब मेरी बात ध्यान से देखिए आप, ये जो उग्र राष्ट्रवादियों का उदय है इसमें हो क्या रहा है, इसमें ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, एक्ट पे एक्ट पास कर रहे हैं। यहीं पर क्या हुआ रहा है 1919वीं शताब्दी में भारत में जो है वो स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य का नारा भावी अपना स्वरूप ले रहा है। इसी समय क्या हो रहा है कि भारत में बंगाल विभाजन का आयोजन किया जा रहा है, बंगाल का विभाजन हो रहा है। इसी समय क्या हो रहा है, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि रखा रही है, संविधान निर्माण की आपकी पृष्ठभूमि रखा रही है। और इसी समय जो हो रहा है वो आपके कांग्रेस या हम ये कहें कि कांग्रेस का गठन हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर एक के बाद हमें दरअसल चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि ये जो 1905 से लेकर 1909 तक का जो समय था उसको हमने बोला है उग्र राष्ट्रवादियों का उदय। जैसा कि लेक्चर चालू होने से पहले मैंने आपको ये चर्चा बताई थी कि आज दरअसल दो टॉपिक पे चर्चा करनी है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1905 से लेकर 1919 में उग्र राष्ट्रवादियों का उदय, उग्र राष्ट्रवादियों का उदय हुआ। अब ये जब उदय हुआ तो उसमें बेसिकली चीज़ें क्या हुई, एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई ये जो ब्रिटिश शासन है इसके चरित्र पर हमने क्या किया, इसके चरित्र की हमें पता चला कि ब्रिटिशों का चरित्र केवल और केवल क्या है, भारत से केवल क्या है, धन की निकासी करना है। या हम ये कहें कि भारत से केवल क्या करता, आर्थिक धन जो है वो समुद्री मार्ग से निकाल कर और जो है वो इंग्लैंड की नदी में प्रवाहित करना है। दूसरी चीज़ ये हो रही कि ये लोग दरअसल क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिक को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में सांप्रदायिकता निरंतर बढ़ रही है, चाहे वो
हमारे 1909 के एक्ट में हो या 1919 के हमारे लिमेंटो सुधार में हो। अगली बात दरअसल ये आ रही है कि भारत में जो है वो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, क्रांतिकारी जन्म ले रहे हैं। इसी समय पर भगत सिंह जैसे लोग आएंगे, बिपिन चंद्र पाल बिपिन चंद्र पाल हों, चाहे वो पंजाब केसरी हों, चाहे आपके बंगाल केसरी हों, चाहे आपके महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, महादेव गोविंद रानाडे हों, दादा भाई नौरोजी हों, मोहम्मद अली जिन्ना हों, सारे के सारे जो क्रांतिकारी जो हैं वो इसी समय पर जो है वो एंटर हो रहे हैं और भारत में जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। वो आपको पता था कि 1905 में हो चुका था बंगाल विभाजन और बंगाल को दरअसल 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद हुआ क्या था कि हमने दरअसल क्या किया, स्वदेशी अपनाओ और उसका बहिष्कार किया हमने, विदेशी चीज़ों का, विदेशी सामान का, विदेशी कपड़ों का। इसी समय क्या हो रहा है, कांग्रेस के दरअसल क्या कर रहे हैं, अधिवेशन चालू हो रहे हैं आपके, ठीक बात है, कांग्रेस के अधिवेशन चालू हो रहे हैं। इसी समय क्या हो रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है अब यहाँ पे अपना मोर्चा संभालेगा और जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, चाहे वो आपके नरम दल हों, हैं बिपिन चंद्र पाल हों, लाला लाजपत राय हों, बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हों, ये सारे के सारे नेता दरअसल भारत की स्वतंत्रता में हाथ में हाथ से कदम मिलाकर दरअसल आगे बढ़ेंगे और 1947 तक भारत को आज़ाद करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। क्योंकि एक्ट में हम दरअसल बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत में ये सब चीज़ें करते हुए आपको समझ में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा अब वो रहेगा हमारा सीधा 1935 का भारत शासन अधिनियम और फिर हम हल्की चर्चा करेंगे साइमन कमीशन पर, ठीक बात है। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जो भी डाउट आ रहे हैं उन्हें भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।